नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अपन बात कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अपन ने देखा कि अपन ने उनके जो लॉर्ड डलहौजी था मेनली जो नीति फॉलो कर रहा था, वो नीति कौन सी फॉलो कर रहा था? साम्राज्य विस्तार की, है ना, क्योंकि उसको साम्राज्य विस्तार करना था। यहां तक अपन ने देखा था। अपन ने लॉर्ड डलहौजी के बारे में अपन ने उसकी विजय, भैया मैं बताया था लॉर्ड डलहौजी दो तरह के सिद्धांत फॉलो कर रहा था। अपन एक एक करके बात करते हैं। मैंने बताया कि भैया लॉर्ड डलहौजी दो तरह के सिद्धांत फॉलो कर रहा था। भैया एक तो युद्ध करके साम्राज्य विस्तार किस तरह से करेगा, दो सिद्धांत फॉलो कर रहा है साम्राज्य विस्तार के लिए। सुनते रहना एक बार आराम से। पहले अपन रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, फिर अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड डलहौजी क्या कर रहा है? साम्राज्य विस्तार कर रहा है। साम्राज्य विस्तार करेगा दो सिद्धांत के थ्रू। पहला, विलय द्वारा। विलय कैसे? युद्धों द्वारा, जिसमें अपन ने तीन युद्धों के बारे में, मेनली अपन ने तीन युद्धों के बारे में बात किया था। ओके। दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, शांतिपूर्ण विलय या व्यवगत का सिद्धांत, जो मैंने आज पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में। तो अपन ने विलियो द्वारा देखा कि भैया अपन ने तीन युद्ध पढ़ाए थे आपने। कौन कौन से? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। हाँ, की बात है भैया 16 नवंबर की। 16 नवंबर 1848। उसमें क्या होता है कि भैया अंग्रेज और सिखों के मध्य युद्ध हुआ, और इसके एक साल बाद यानी कि 29 मार्च 1849 को पंजाब का क्या कर लिया गया? ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया गया। बोलो भैया, बहुत बढ़िया बात। अब भैया ऐसा करते हैं, आप मत बताओ, हम बताते हैं आपको। सेकंड वॉर कौन सा था? हाँ, कब हुआ था? इसके 4 साल बाद यानी कि 1852 में। कौन सा? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ओके, चलो एक चीज बताओ, जो यार्डबू की संधि हुई थी, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1826 में, यार्डबू की संधि होती है। उसके जो महाराजा थे, कौन से? बर्मा, यानी कि प्रेजेंट टाइम का म्यांमार। तो उस समय जो उसके राजा थे, उन्होंने 2 प्रदेश दे दिए थे, और बंगाल में क्या, जो बर्मा था यानी कि म्यांमार प्रेजेंट का, उसमें क्या कर दिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट को अनुमति दे देते, भैया आप वहां पे रह सकते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट के थ्रू कुछ अंग्रेज अधिकारी और वहां पे आए रहे। अब क्या होता है, वो अंग्रेज अधिकारी का जो समूह था, वो क्या करता है कि वहां के गवर्नर का विरोध करता है। भैया जो हमारा गवर्नर है वो क्या कर रहा है, हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है। फिर डलहौजी के पास बात गई। डलहौजी बोलता है चलो यार ठीक ठाक है, सही है, थोड़ा सा काम चलता है, लेकिन कुछ और कमियां निकल के आने दो, फिर अपन अटैक करने वाले। फिर लेकिन वहां पे क्या होता है कि 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो था लुइस और एक, हाँ, बोलिए फटाफट। कौन सा था? लुइस था और एक शेपर्ड था। उन दोनों को क्या करा जाता है कि बर्मा सरकार द्वारा उन दोनों पर भारी जुर्माना लगा दिया जाता है। बोला भैया ये तो आपने पढ़ा दिया था, भारी जुर्माना लगेगा। फिर इससे क्या होगा, डलहौजी सोचता है कि यार जुर्माना लगा दिया अंग्रेज पे, भैया वो दिल पे ले लिया। डलहौजी क्या करता है, यहाँ पे दिल पे लेके बैठ जाता है, भैया ये कलंक लग गया अंग्रेजों पे, अगर इसको अपन ने सॉल्व नहीं किया तो ये तो एक अंग्रेजों का धब्बा होगा। इसको अपन क्या करता है, सॉल्व करता है। सॉल्व करने के लिए वो बुलाएगा किसको? फोर्ब्स जो युद्ध पोत था उसका एक कमिश्नर था। फोर्ब्स जो युद्ध पोत था उसका एक कमिश्नर था। कमिश्नर का नाम क्या था? फटाफट बोलो। हाँ, लैम्बर्ट आया याद? लैम्बर्ट याद है? लैम्बर्ट को बोलता है भैया लैम्बर्ट साहब ऐसा करो, आप अपना युद्ध पोत लेकर बर्मा जाओ और वहां पे थोड़ा बात करो, भैया क्या चक्कर है। अगर हमारी वो बात मानते, तो अगर वो हमारी बात मानते, हम जैसे बोलते, अगर हाँ मिलाते हैं, तो आप ऐसा करना, इस मामले को वहां पे समाप्त कर देना। वरना अगर वो कुछ करे तो आप ऐसा करना, वहां पे वॉर करके बर्मा को हम मिला लेंगे। सही बात है। लेकिन वहां पे क्या होता है, बात उनकी बनती नहीं, अंग्रेजों की बात नहीं बनेगी, तो वो क्या युद्ध करेंगे। वहां पे युद्ध करा, बर्मा सरकार हारी। बात है 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर 1852 को क्या होता है कि एक तो जो लोअर बर्मा और पीगू को ये ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। फिर अपन ने बात की थी सिक्किम की बात की थी। वह सिक्किम में क्या हुआ था कि वहां पे उस पर राजा के ऊपर आरोप लगा दिया गया। भैया आरोप क्या लगाया था? आरोप मैंने बताया था यार आपको, यार भैया 1000 चीज पूछ लो तो भैया तो पिछली क्लास में बताया था। उस पर आरोप लगा दिया कि भैया जो वहां का जो राजा था उसने 2 अंग्रेजों के साथ में क्या था, दुर्व्यवहार किया था, इसलिए सिक्किम को भी उसमें ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। भैया आज आप लिख रहे हो शांतिपूर्ण विलय व्यवगत का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। भैया हमने तो देखो हर जगह पढ़ाई है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, समझ में आज तक नहीं आया इसमें बीमारी क्या चलती है। हमें ये पता भैया डलहौजी ने स्टार्ट की थी व्यवगत का सिद्धांत। अपन पहले बात करें, थोड़ा सा हंसी मजाक में काम करते हैं क्योंकि वैसे ये टॉपिक है। देखो भैया अपन पढ़ रहे वाले हैं शांतिपूर्ण विलय या व्यवगत का सिद्धांत। थोड़ा देखो, कोई ये फोर्ट है भैया, यार आज तो फुल डायग्राम के मूड में हो। ये तो मंदिर बना दिया आपने। ये मान लो कोई फोर्ट है, अरे यार मान लो है फोर्ट। अब भैया कोई फोर्ट होगा यानी किला होगा, किले में क्या होगा, राजा होगा। अब यहाँ का क्या होगा, एक राजा। अब देखो ये बनाते हैं अपन, राजा साहब को बनाते हैं। ये बनाया ये और राजा जी, ये हमारे राजा साहब। ये कौन है? ये है राजा। भैया उस समय देखो राजा है, राजा का खुद का एक फोर्ट है यानी कि पूरा साम्राज्य होगा। अब राजा को क्या है कि
राजा के पास सारे अधिकार है। अब देखो राजा का क्या है, बेटा, बेटे की आवश्यकता होती है राजा को, भैया जो उसको उत्तराधिकारी, अपन क्या बोलते हैं इसको, उत्तराधिकारी बोलते हैं ना। अब राजा ये सोचता है कि भैया देखो आप हो राजा, आपकी उम्र हो गई मान लो 60-70 हो गई, आप सोचे यार अब अपन यार खत्म होने वाले हैं, अब ऐसा करते हैं कि यार अपनी तो उम्र पूरी हो गई, तब अपन ऐसा करेंगे, अपना उत्तराधिकारी पर बेटा होगा, बेटे को उत्तराधिकारी होता है, तो बेटे को ऐसा कहेगा अपने को शासक बनाना पड़ेगा, अपने बाद बेटा ही संभालेगा, फिर उसका बेटा, यानी कि वंशधर, यानी उत्तराधिकारी की प्रोसेस पूरी। राजा का बेटा जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, उत्तराधिकारी बोल रहे हैं। बोला हाँ भैया समझ में, मैं आपको बता रहा हूं नीति क्या है भैया। अगर देखो राजा का बेटा नहीं होगा, फिर भी वो उत्तराधिकारी तो बनाएगा, फिर वो क्या लेगा, गोद लेगा, फिर ये क्या लेगा, फिर ये लेगा गोद, फिर ये क्या लेगा, फिर लेगा गोद लेके फिर बेटा को क्या बनाएगा, उत्तराधिकारी बनाएगा। यहां से ही प्रणाली निकली, कौन सी व्यवगत। डलहौजी ने क्या देखा, ये कोई भी राजा है अगर उसके बेटा नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो क्या करता है, वो सीधा गोद लेगा, वो क्या लेगा, वो लेगा सीधा गोद लेगा, तो उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा, उसको उसका उत्तराधिकारी मिल जाएगा, क्योंकि राजा को साम्राज्य चलाना है, खुद का वंश चलाना है, वंश चलाने के लिए उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, भैया उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, तो उसका वो ढूंढेगा अपने बेटे को भी। अब उसका अगर बेटा नहीं है, बेटा नहीं होगा तो क्या करेगा, वो गोद लेगा, वो क्या लेगा, वो लेगा गोद लेके बेटे को क्या बनाएगा, शासक बनाने वाला है, ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। डलहौजी ने ये चीज पकड़ ली, भैया हम ऐसा करते हैं कि एक पद्धति लेके आते हैं, या हम एक प्रणाली या एक सिद्धांत लेके आते हैं, जिसके थ्रू बोलते हैं कि भैया जो गोद लेने का ये जो सिस्टम है, जो गोद लेने का क्या है, गोद लेने का सिस्टम, अगर हम इसको ही बंद कर दें, गोद लेने का सिस्टम बंद कर दे, तो ना हम इसको आसानी से, ये जो पूरा साम्राज्य है, अभी पूरा क्या है, एक तरह से साम्राज्य है, ये एक तरह से क्या है, पूरा साम्राज्य है, ये एक तरह से क्या है, एक तरह से पूरा क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। डलहौजी क्या बोलता है, भैया हम इस जो गोद लेने की जो प्रणाली है, ये जहां से जो राजा गोद ले रहा है, इस सिस्टम को अगर हम बंद कर दें, इस पर रोक लगा दे, प्रतिबंध लगा दे, तो ये जो पूरा साम्राज्य हो उसको हम विलय कर सकते हैं। ये इसको यहां से क्या मिल गया, साम्राज्य को विलय करने का बहाना क्या मिल गया, मिल गया। तो इसी नीति को बोला गया भैया शांतिपूर्ण विलय, व्यवगत का सिद्धांत यानी कि सीधा रिलेटेड है गोद लेने से। कहां से समझ में आएगा, ये प्रणाली इस सिस्टम को समाप्त कर देगी, यहां से अगर इस सिस्टम को समाप्त कर देगा तो क्या हो जाएगा, उस साम्राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा। यही था डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बोलो भैया यार ये तो समझ में आ गया, बोलो भैया ये तो एक बार समझ में आ गया। चलो भैया एक चीज बताओ, बोलो कह रही है थोड़ा इसको थोड़ा लिखवाओ व्यवगत सिद्धांत को, कि कैसे क्या काम कर रहा है, कैसे क्या रियासत में काम कर रहा है। डलहौजी था, इसने जो रियासत थी, रियासत को 3 तरीके से देखा था। बोले भैया रियासत को भी 3 तरीके से देख रहा है, अरे यार इसका नजरिया क्या है, बोले क्या इंसान है। जो रियासत थी, रियासतों को देख रहा 3 अलग अलग तरीके से, मतलब उन रियासत को डिवाइड कर दिया 3 भागों में, भैया तू ऐसी होनी चाहिए, तू ऐसी होनी चाहिए, तू ऐसी होनी चाहिए। सबकी पसंद होती है अपनी अपनी, यार मेरी वाली यार इसमें ये खास बात होनी चाहिए, मेरी वाली में नहीं यार ये खास बात होनी चाहिए, ये खास बात होनी चाहिए, ये खास होनी, फिर अपने लिए बढ़िया। तो सेम अपने यहाँ पे डलहौजी के सिद्धांत पे लगाने वाले हैं। तो एक बार थोड़ा सा इसको, ये आपका एक तरह से था कि भैया कैसे क्या ये सिस्टम कैसे अप्लाई किया जा रहा है, ये सिस्टम कैसे अप्लाई किया जा रहा है। थोड़ा सा अपन लिखते हैं एक लाइन, बोलो समझ में आ रहा है ना। भैया यार बोर्ड गंदा हो गया है, भैया बोर्ड गंदा हो गया, अरे इसको तो क्या साफ कर लेंगे, अब घर की खेती है, ये तो क्या है घर की खेती है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो शांतिपूर्ण विलय व्यवगत के सिद्धांत में पहले बात करते हैं कि भैया जो अपना ब्रिटिश भारत है, ये अपन पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की चर्चा करें। संपूर्ण भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन उभर रही थी, ईआईसी कंपनी थी भैया, न तो पेशवा न मराठा, सब खत्म था। सबसे बड़ी शक्ति कौन थी, ईआईसी कंपनी, वो बहुत बढ़िया भैया लिखो एक बार आप। उस समय भारत में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होगी, सबसे बड़ी शक्ति होगी ईआईसी कंपनी। कौन सी होगी, ईआईसी कंपनी। बोलो बहुत बढ़िया भैया, ये आपने बताया। अब ऐसा करो आप इसकी परिभाषा लिखवा दो, मैं भाई थोड़ा सा आपको एक लिखवाने के लिए लिखवाता हूं। वे इस सिद्धांत की परिभाषा की अपन कैसे लिख सकते हैं, किस हिसाब से देख, उस समय जो डलहौजी था इस सिद्धांत को किस हिसाब से देख रहा था, तो मैं उसी के लिए एक परिभाषा लिखवा देता हूं कि सही लगे थोड़ा बहुत। हाँ। शांतिपूर्ण विलय में अपन देख सकते हैं कि भैया अधीन रियासतों अथवा
क्या क्या हो गया, एक तो अधीन रियासत हो गई, और क्या होगा सेकंड, अधीन रियासत अथवा राज्यों को बिना अनुमति के या बिना स्वीकृति लिए या अधीन रियासतों अथवा राज्यों को बिना अनुमति के किसी भी या मतलब अधीन रियासतों अथवा राज्यों को बिना अनुमति के एक सेकंड तो परिभाषा सेट नहीं हो रही। अधीन रियासतों अथवा राज्यों को बिना अनुमति के किसी भी, ये किसी को भी गोद लेने का अधिकार नहीं था। अधीन रियासतों को बिना अनुमति के किसी, यार एक सेकंड परिभाषा बैठ नहीं रही, क्या हो सकती है, मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखा सकता हूं एक बार, एक सेकंड रुकिए। राज्यों को बिना स्वीकृति के या बिना अनुमति के या अधीन रियासत अथवा राज्यों को बिना स्वीकृति के किसी भी गोद लेने का दुआ नहीं, किसी को भी जो गोद लेने का अधिकार था वो नहीं था, गोद लेने का अधिकार नहीं था। लो जी भाई साहब, डेफिनेशन बैठ गई, परफेक्ट है। अधीन रियासतों अथवा राज्यों को बिना स्वीकृति के किसी को भी गोद लेने का अधिकार नहीं था। बिना सेम ही आपको बताया था अभी डायग्राम के थ्रू। तो मैं इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात कर रहे हैं इसकी रियासतों के बारे में। डलहौजी ने मेनली 3 रियासतों में बांटा था इस सिस्टम को। इस पद्धति को डलहौजी ने 3 रियासतों में बांटा। तो मैं बांटा बोलो भैया है, एक चीज बताओ, आप है ना रियासत को बता रहे हो डलहौजी ने 3 नजरियों से देखा। मैंने नजरिया क्या था 3, एक मतलब जो रियासत है उसको डलहौजी देखा 3 नजरियों से। तो वो नजरियों की बात करते भैया क्या क्या नजरिए थे, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। 5 का काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। मैं रफ करता हूं उसको ना। अब बात करने वाले तीनों रियासतों की। मतलब भैया तीनों रियासतें बताओ आप, तो आपको मजा आएगा। फिर इसके बाद अपन बात करने वाले डलहौजी के सुधारों के बारे में। सुधार इंपॉर्टेंट होता है, वहां से सवाल छपता है। अपन मेनली 5 से 6 सुधारों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब भैया 5 से 6 सुधार हो रहा है। हाँ जी, अपन बात कर रहे हैं पहली रियासत। पहली रियासत को किस नजरिए से देख रहे हैं, पहला नजरिया उठा के लेके आते हैं। भैया जो पहली रियासत थी वो रियासत, मतलब पहले नजरिए की बात करें तो वो रियासत को देख रहा है किस नजरिए से। अरे यार क्या उस बात को घुमाया जा रहा हूं। बात करते हैं पहले रियासत की, यानी कि वे रियासत जो न तो कर देती थी उस समय, वे रियासत जो न, अपन बात करें डॉक्टर शांतिपूर्ण विलय उस समय की, डलहौजी के टाइम की। आपने खुद को अज्यूम करो भैया इस टाइम डलहौजी अपना क्या है, भारत का गवर्नर जनरल है और उस टाइम हम है। तो उसने रियासत के बारे में बोला, पहली रियासत के बारे में, ये वे रियासत है जो न तो कर देती थी, यानी कोई भी टैक्स नहीं देती थी, और न ही किसी बड़ी शक्ति के अधीन थी। वो क्या है कि गोद ले सकती थी, वो गोद ले सकती थी, यानी कि उनके मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली रियासत निकल के आती है कि वे रियासतें, सॉरी मैं इसलिए बात को बार बार घुमाया गया, आप समझते हैं। वे रियासतें जो कौन सी, वे रियासतें जो न तो कर देती थी, न तो कर देती थी, वे रियासतें जो न तो कर देती थी और न ही किसी शक्ति के अधीन थी, और न ही किसी शक्ति के अधीन थी। वे रियासतें गोद ले सकती थी, वे रियासतें गोद ले सकती थी, वे रियासतें गोद ले सकती थी। मतलब मेनली बात करें कि भैया जो अंग्रेज होंगे, एक सेकेंड इसको ध्यान लगा देता हूं कि जो मेनली बात है, जो अंग्रेज थे पहली वाली रियासत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे।
पहली वाली रियासत को अधिकार था कि भैया वो गोद ले सकती है। बात करते हैं अब दूसरी रियासत की। भैया हमें पहली रियासत आपने बताया कि भैया जो साफ सी बात है कि कोई भी रियासत है वो क्या है, अगर न तो किसी को टैक्स देती है और न ही किसी शक्ति के अधीन आती है तो वो गोद ले सकती है। साफ सी बात, मामला खत्म पहली रियासत का। दूसरी रियासत की बात करते हैं। दूसरी रियासत की बात करें, अब अपन अधीन कर देते हैं। दूसरी रियासत को कर देते हैं अधीन, किसके अंदर? मुगलों और पेशवाओं के अधीन। और मतलब बात करेंगे परिया से क्या बनेगी, वे रियासतें जो एक तो कर देती, वे रियासतें जो एक तो मुगल और पेशवाओं के अधीन थी और उन्हें कर देती थी, तो उनको गोद लेने का अधिकार, मतलब उनको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए थी भैया। उनको सेकंड वाले को चाहिए थी परमिशन। मतलब अंग्रेजों पर डिपेंड था पूरा पूरा कि भैया अंग्रेज उसको परमिट कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। तो सेकंड की बात करते हैं। वे रियासतें जो मुगलों व पेशवाओं के अधीन थी। उसमें पेशवा भी थे, मुगल भी थे, तो पेशवाओं के क्या हो गया, वे रियासतें जो मुगलों व पेशवाओं के अधीन थी और उन्हें टैक्स देती थी और उन्हें क्या देगी, कर, और उन्हें कर देती थी। उसको चाहिए थी परमिशन। तो बोल सकते उन्हें गोद लेने की अनुमति अंग्रेजों को चाहिए होती, यानी कि या वे गोद नहीं ले सकते थे। वे गोद नहीं ले सकते थे। सही, साफ सी बात है। अब मतलब सेकंड वाले में ना, मतलब परमिशन मांगते थे भैया, अंग्रेजों के पास जाएंगे, यहां से क्या लेंगे, ये परमिशन, अनुमति। यहां से चाहिए होती भैया अनुमति। भैया अनुमति डिपेंड करती थी अंग्रेजों के मूड पर। भैया अंग्रेजों का अगर मूड है हाँ करने का, तो वो हाँ करेंगे, वरना ना करे तो भैया तुम गोद नहीं ले सकते। मतलब ये डिपेंड करेगा अंग्रेजों पर, यानी कि ईआईसी कंपनी पर। पूर्ण रूप से डिपेंड करती है दूसरी रियासत ईआईसी कंपनी के मूड पर। भैया क्या मूड है, अगर वो परमिशन देती है भैया आप गोद ले सकते, तो आप गोद ले सकते थे, वरना मना कर देते। भैया साफ सी बात है, कोई गोद पता या कोई भी गोद नहीं ले सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड रियासत की। अपन बात करें सेकंड रियासत, कंटेंट का लेवल देख रहे हो क्या आप? कंटेंट का लेवल बताता है कोई, मैं नहीं बताता ये ऐसे भैया रियासत को ऐसे 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 कहीं बताते होंगे। अपन बताने वाले भैया, छोड़ने वाले नहीं है। कंटेंट नहीं छोड़ेंगे। तीसरी रियासत की बात है, यानी कि वे रियासत या वे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा ही निर्मित की गई थी। जो अंग्रेजों द्वारा ही निर्मित की गई थी। ये जिनका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था, वे गोद नहीं ले सकते थे। वे या उनको गोद लेने की अनुमति नहीं थी। उनको गोद लेने की अनुमति नहीं थी। लो जी भाई साहब, पहली रियासत के बारे में अपन ने देखा। वे रियासत जो उन्हें तो कर देती थी और नहीं किसी शक्ति के अधीन आती थी। भैया ऐसे याद रखो भैया, पहली रियासत, दूसरी रियासत, तीसरी रियासत। पहली रियासत में क्या था कि कोई भी रियासत होगी वो क्या होगी, कोई भी शक्ति के अधीन नहीं आएगी। शक्ति के अधीन ही नहीं आएगी तो टैक्स क्यों देगी? सही बात है ना। तो उनको गोद लेने का अधिकार था भैया, उसके मामले में या उसके आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये पहली रियासत खत्म। दूसरी रियासत कौन सी थी भैया? जो रियासत है ना, पेशवा हो गया या फिर मराठा हो गया या मुगल हो गया, वो उसमें पार्ट था, पेशवा का पार्ट था मराठा। तो भैया मुगल हो गया और पेशवा हो गया, उनके अधीन अगर कोई भी रियासत काम करी या उनके अधीन आई तो उन्हें टैक्स भी देगी। तो भैया उनको अनुमति लेनी पड़ती थी अंग्रेजों की। वो डिपेंड करता था ईआईसी कंपनी के मूड पर। भैया क्या मूड है उसका, अगर वो अनुमति देती है तो आप गोद ले सकते हो, अगर अनुमति नहीं दी तो आप गोद नहीं ले सकते। बात करते हैं तीसरी रियासत की। तीसरी रियासत यानी कि वे रियासत जो सीधे सीधे अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई थी। वे रियासतें जो सीधी सीधी अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई थी, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं था। उनको साफ साफ मना कर रखा था भैया आपको गोद लेने का अधिकार नहीं है। तो ये था थोड़ा सा ये बात।
हो गया नोट। मैं एक लाइन लिखवाने वाला हूं यहाँ पे भी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा जो रियासतें लाई गई थी उनके बारे में बात करते हैं। पहली थी संतारा, जिसको 1848 में मिला लिया गया था। इसके ऊपर 5-7 रियासतों के बाद बात करते हैं, क्योंकि क्रम पूछ लेता है कभी कभी, और उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है। तो एक बार इसको नोट करो फटाफट, 5 तक काउंट। फिर अपन बात कर रहे हो उस ट्रिक पे। पहले अपन लिखेंगे 4-5 रियासतों के नाम, और उसके बात कर रहे हैं ट्रिक पे। भैया कैसे क्या याद रखना, आपके भैया ने ट्रिक बना रखी है इसकी। लो जी स्टार्ट करें। फिर इसके बाद बस सुधार के बारे में बात करें। सुधार मैक्सिमम 10 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि सुधार में से क्वेश्चन बन जाते हैं। सुधार में से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सुधार भी देख लेते हैं। क्यों छोड़े टॉपिक अपन, क्यों छोड़े? और क्या लास्ट टॉपिक है डायलॉजी का। अब अपन बात करने वाले हैं भैया, पहली रियासत थी जिसको इसके थ्रू सम्मिलित किया गया था ब्रिटिश भारत में, वो थी संतारा। पहली रियासत कौन सी थी? पहली रियासत थी संतारा। संतारा को अपनाया गया था 1848 में। लो जी भाई साहब, संतारा आ गया। संतारा के बाद में आएगा क्या? संतारा के बाद में आएगा जैतपुर और संबलपुर, जिसको 1849 यानी इसके 1 साल बाद अपनाया गया था। संतारा के बाद में आएगा जैतपुर हो गया और संबलपुर हो गया। जैतपुर हो गया और संबलपुर हो गया इसके 1 साल बाद, यानी कि 1849 में। लो भैया संतारा का कर दिया। संतारा याद रखना, क्योंकि पहली रियासत है जिसको इस सिद्धांत के द्वारा, यानी कि व्यवगत के सिद्धांत के द्वारा इसको ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया गया था। संतारा को कब? 1848 में। दूसरी थी जैतपुर और संबलपुर 1849। बोलो भैया नेक्स्ट कौन सी? नेक्स्ट थी बगाट। उसको 1850 में कर लिया था। बोलो भैया नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट थी उदयपुर 1852 में, इसके 2 साल बाद। उदयपुर कब था? 1852। भैया लो उदयपुर भी आपने लिखवा दिया। अब नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट आएगी झांसी की तरफ से थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उदयपुर हो गया झांसी इसके 1 साल बाद, यानी कि 1853 में। भैया हम तो एक्साइटेड है ट्रिक के लिए, ट्रिक भी आएगी। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, भैया पूरा क्रम है, क्रम इंपोर्टेंट है। संतारा 1848 में, फिर उसके बाद जैतपुर और संबलपुर इसके 1 साल बाद यानी 1849 में। इसके बाद में आता है बगाड़ 1850 में। 1850 के बाद उदयपुर को इसके 2 साल बाद यानी कि 1852 में सम्मिलित कर लिया गया। इसे ये 1 साल बाद यानी कि झांसी 1853 में झांसी हो गया। और एक और बच रहा है नागपुर को कर लिया गया था 1854 में। भैया यार आप तो ट्रिक बताओ, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गई। भैया ट्रिक बताओ। हम तो ऐसे थे यार, याद क्या रहेगी? हम तो पहले याद कर सकते, संतारा अंतिम याद कर सकते हैं। छोड़ो पहले याद करो, अंतिम नहीं पूछा। पहले याद करो संतारा 1848 में। सवाल बनेगा क्या कि पहली रियासत जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या शांतिपूर्ण विलय व्यवगत का सिद्धांत दिया, हाँ हो गया ना, इसके द्वारा अपनाई गई थी, या जिसको ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया था, कौन सी रियासत थी? उसमें ऑप्शन आएगा ये संतारा 1848। ये याद रखना, सनमन पूछ रहे था। ट्रिक बताओ भैया आप तो, हम एक्साइटेड है ट्रिक के लिए। लो जी भाई साहब ट्रिक आ जाओ। भैया आप जानते हो शादियों का सीजन चालू होने वाला है, तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई। भैया एक ना बहू है, सास बोलती है भैया शादी आ रही है, शादी में जा रही है बहू, तो ना सास बोलती है बहू को कि ना सजकर और संभल कर जाना, बहू जाना। कौन सी हो गई ट्रिक? सजकर और संभलकर। सजकर और संभलकर जाना, बहू जाना। बोलो भैया यार ट्रिक तो बढ़िया लग रही है। आप संभलकर देख लेना यार। सजकर और संभलकर बहू जाना, इसकी क्या है ट्रिक? भैया ट्रिक में नाम तो बताओ आप यार, ट्रिक तो बना दी है बढ़िया, याद तो रही। सजकर और संभलकर बहू जाना। भैया देखो पहला आता है सै से हो गई संतारा। सै से कौन सी होगी? सै से हो गई संतारा 1848 वाली। भैया हो गया संतारा, आपने बता दिया। जैसे क्या हो गया? जैतपुर। जैसे हो गया जैतपुर। भैया ट्रिक पूरी लाइन वाइज है, ऐसा नहीं है क्रम चेंज हो गया, क्रम पूरा चेंज नहीं हुआ, ट्रिक के पूरा क्रम एज इट इज है। जैतपुर, चलो बढ़िया।
और से आता है संबलपुर, से कौन सा आएगा, संबलपुर, संबलपुर, अरे यार ये से क्या आएगा, संबलपुर। लो भाई, सजकर हो गया और संबलकर हो गया। बै से क्या होता है, बै से होगा बघाट, 1850 वाला बै घाट। हु से क्या हो गया, हु से हो गया उदयपुर भैया, हु उदयपुर, उदयपुर। लो जी भाई साहब, भैया ट्रिक तो बढ़िया लग रही है। सजकर और संभलकर बहु, जा से क्या हो गया, झांसी, जा से हो गया झांसी, और ना से क्या हो गया, नागपुर, नागपुर। भैया इस ट्रिक के लिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो अपने चैनल का यार, सब्सक्राइब इंक्रीज करो, मीटर खींच के रखो, साफ से ज्यादा मीटर खींचा होना चाहिए भैया। ट्रिक लगवा दी भैया ने। ट्रिक क्या है, सजकर और संभलकर बहु जाना, से हो गया संतारा, जैसे हो गया जयपुर, और संबल यानी संबलपुर। बै से बहु वाला, बहु को पहले देखा, बै हो गया बघाट, हु हो गया उदयपुर, जा से हो गया झांसी, ना हो गया नागपुर। भैया ट्रिक फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो फटाफट फटाफट, इसको नोट करो। अब अपन बात करने वाले हैं इसके सुधारों के बारे में। मेनली अपन 5 से 6 सुधार देखेंगे। वहां से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, वहां से आपको बता देता हूँ कि सुधार देखने जरूरी है। डब्ल्यू जी ने इतना काम किया, सुधार तो देखेंगे ना यार। फटाफट नोट करो, फटाफट। अब बात करने वाले अपन सुधार के बारे में। चलिए रफ करता हूं मैं। बताओ कैसे लगी ट्रिक कैसे लगी, आप ये बताओ। ट्रिक बनाने में बहुत टाइम लगता है, पहले तो शादी हो सीजन में घुसना पड़ता है, फिर ऐसे सोचना पड़ता है, फिर यहां से ट्रिक निकाल के यहां से इन शब्दों को जोड़ना पड़ता है। हल्का काम नहीं, ट्रिक निकालने बहुत टाइम लगता है वास्तव में। अपन बात करने वाले अब सुधारों के बारे में। मेनली अपन 5 से 6 सुधार जो आपको मैंने बता चुका हूं। पहले अपन पढ़ने वाले सार्वजनिक सुधार। एक बार पहले लिख लो 4-5 सुधार कौन से, फिर अपन बात करने वाले। पहला आता है सार्वजनिक सुधार। लो भाई साहब, भैया बताओ तो सही, सार्वजनिक सुधार में थोड़ा हैव पेशेंस, बता देंगे, सारा बताएंगे। सार्वजनिक सुधार हो गया। दूसरा कौन सा होता है, सैनिक सुधार। नेक्स्ट होता भैया फटाफट, नेक्स्ट बोलो। सार्वजनिक सुधार हो गया, सैनिक सुधार हो गया। तीसरा कौन सा सुधार बताया आपने, तीसरा कौन सा होगा भैया, सार्वजनिक सुधार कर दिया, सैनिकों में सुधार कर दिया। तीसरा है शिक्षा संबंधित सुधार। ये तो मेन है, कौन सा, शिक्षा संबंधित सुधार। संबंधित की मात्रा उल्टी लगा दी मैंने। चौथा भैया, सार्वजनिक सुधार कर दिया, सैनिकों को सुधार कर दिया, शिक्षा संबंधी सुधार भी कर दिया। चौथा क्या लेके आएंगे अपन, लेके आएंगे रेलवे विभाग। चौथे में आएगा रेलवे विभाग। हाँ भैया, हमने कई जगह पढ़ा है कि डलोजी वाले ये पढ़ाते हैं, रेलवे विभाग आ गया, तार सेवा हो गई। तो 5वीं कौन सी आएगी, तार सेवा। तार में सुधार, विद्युत तार। और 6ठी आएगी डाकघर में सुधार। लो भैया, रेलवे विभाग में कर दिया, विद्युत तार भी कर दिया, डाकघर सुधार भी कर दिया। विद्युत तार 1854 में आ गया था। मेनली बस ये विद्युत तार में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। लो भैया, आप ऐसा करो, अब एक के बारे में विस्तृत चर्चा कर दीजिए। देखो, सुधार ये हो गए, सार्वजनिक सुधार हो गया, सैनिक सुधार हो गया, शिक्षा संबंधी सुधार हो गया, रेलवे विभाग हो गया, विद्युत तार हो गया, 6ठा डाकघर सुधार। पहले अपन बात करने वाले सार्वजनिक सुधार के बारे में। भैया सार्वजनिक सुधार से क्या मतलब है, भैया आप देख रहे हो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल है। पहले बात करते थोड़ी सी सार्वजनिक सुधार में कैसे क्या हुआ। भारत का क्या है, गवर्नर जनरल है। भारत का गवर्नर जनरल, आपको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब यार मेरे सुनो, आपको नहीं, मेरे को बनाया। अब मेरे जैसा आलसी है यार, कि भैया यार क्या काम करें यार, थोड़ा कितना लोड आया जा रहा है, प्रेशर कितना आया जा रहा है, काम करूं नहीं करूं, काम तो करना पड़ेगा भैया। उस समय क्या हूं, भारत का गवर्नर जनरल हूं, काम तो करना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि यार ऐसा करते हैं कि अपन एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर देते हैं, थोड़ा अपना काम कम हो जाएगा। अपने काम को कम करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी इसने। तो पहला पॉइंट निकल के आता है सार्वजनिक सुधार में, ए लगा के लिख लो कि भैया क्या कि गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए, गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए
क्या बोला गया भैया, गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी। लो भाई साहब, क्या बोला भैया, गवर्नर जनरल था, मेरे से तो आलसी बन गया यार, वो क्या करेगा भैया, मैं मेरे आलसी में काम करूंगा ही नहीं, कम काम करूंगा तो काम का लोड ज्यादा आएगा। उस लोड को कम करने के लिए मैंने सोचा कि भैया ये करता हूं, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना करता हूं, तो मेरा क्या होगा, काम हल्का हो जाएगा। तो इसी ने भी सेम प्रोसेस अपना लिया। आइडिया देखो कब से कब, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में आइडिया चला गया। देख लो, गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल में क्या कर दिया जाएगा, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर बी निकल के क्या आता है भैया, यार पहले समझाओ तो सही, आप तो लिखवाने लग गए यार, ये बात खराब है। चलो 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 अपन देखते हैं। अब भैया उस समय क्या हो रहा है, अरे मच्छर आ गएगा। उस समय क्या हो रहा है कि ना, नए प्रदेश जीत के आए जा रहे हैं, ब्रिटिश वाले सम्मिलित हो रहे हैं। चाहे से नए प्रदेश जीत के आए, वो कैसे आएंगे, युद्ध के द्वारा। तीन तरीके से आ सकते हैं, और भी तरीके हैं, मेनली अपन तीन कंसिडर कर रहे हैं। पहला, युद्ध करेंगे, युद्ध करके अपन किसी साम्राज्य, किसी भी रियासत हो गया, राज्य को अपन सम्मिलित कर लेंगे, बोलो बहुत बढ़िया बात है भैया। सेकंड, सहायक संधि, पहले चली गई चाहे सहायक संधि, सहायक संधि थ्रू कोई भी राज्य आ रहा है, वेलकम है। तीसरा, इसका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके द्वारा कोई राज्य आ रहा है तो स्वागत है। तो मेनली जो राज्य आ रहे थे उन पर क्या किया गया, सीधा प्रशासन किया गया। पर भैया यार घटना सच्ची भी है लेकिन अच्छी नहीं लग रही है, भैया घटना सच्ची भी है लेकिन अच्छी नहीं लग रही है। पहले लिख तो लेगा, सच्ची भी लगाएंगे, सच्ची तो है लेकिन अच्छी भी लगवाएंगे। बात है कि भैया नए प्रदेश, वे नए प्रदेश जिनको ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया जा रहा था, ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया गया। क्या बोला गया कि भैया, इसको ऊपर करता हूं थोड़ा सा मात्रा को, वे प्रदेश, वे नए प्रदेश जिनको ब्रिटिश भारत में सम्मिलित किया गया। जो नए नए प्रदेश आ रहे थे ये सम्मिलित किया गया, सम्मिलित किया भी जा रहा है और नए प्रदेश आए भी जा रहे हैं, यानी कि वेलकम भी है, और जो आ चुके हैं उन पे भी किया गया। उन पर सीधा प्रशासन लगाया गया। उन पर क्या लगा दिया भैया, सीधा प्रशासन, सीधा प्रशासन, प्रशासन लगाया। भैया यार घटना सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं लग रही है, इसको अच्छी बनाएंगे अपन, अच्छी बनाए। चलो अच्छी कैसे बनेगी भैया, यार ये लाइन आपको बैठी नहीं यार। चलो ये आपने बताया जो नए नए प्रदेश आ रहे थे उनको ब्रिटिश राज सम्मिलित किया गया, उन पर सीधा प्रशासन से क्या मतलब है। मैं देखता हूँ फ्रेम में अगर जगह है, क्या फ्रेम में जगह है, थोड़ा सा आ सकता है इस लाइन को कवर करने के लिए। भैया क्या हो गया, जो नए नए प्रदेश जीत के आ रहे हैं। अब भैया हमारे, मैं बोलूं मैं आलसी हूं, मैं आलसी बैठा हूं वहां पे। पहले मैंने अपने क्या एक काम हल्का कर दिया कि भैया एक क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना कर दी, या एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना की नहीं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया। स्थापना की नियुक्त कर देता हूं यार, बढ़िया रहेगा। नियुक्त किया गया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया। थोड़ा सा ये सही लगेगा, थोड़ा सा करेक्शन कर देना इसके लिए सॉरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति कर दी। इसके बाद में मैं देखा कि भैया जो उन्होंने प्रदेश है इतना मैं नहीं संभाल पा रहा यार। अब ऐसा करता हूं कि उन प्रदेशों के लिए मैं एक क्या करता हूं, कमिश्नर की नियुक्ति कर देता हूं। इन प्रदेशों के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। सीधा एक मिनट लगाता हूं कि इन प्रदेशों के लिए, इन प्रदेशों के लिए इन प्रदेशों के लिए क्या किया गया, इन प्रदेशों के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, कि मतलब एक कमिश्नर बिठा दी। जो कमिश्नर होगा वो उस समय जो गवर्नर जनरल होगा उसके प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा सीधा सीधा। और यह कमिश्नर
गवर्नर जनरल के प्रति, गवर्नर जनरल के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी होगा। सीधा क्या होगा? उत्तरदायी होगा। यहां लगा देना सीधा। मतलब साफ सी बात है, जो नए प्रदेश जीत के आए गए, जो नए प्रदेश जीत के आए, मैंने क्या करा, उसको एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया, और वो जो कमिश्नर होगा वो क्या होगा? मेरे प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। वो मेरे प्रति सीधा उत्तरदायी होगा। क्या होगा? सीधा उत्तरदायी होगा। अब ये जो एक तरह से जो ये पद्धति बन रही है कि भाई जो नए प्रदेश है उन पर अपन ने क्या लगा दिया? एक कमीशन नियुक्त कर दिया, और वो कमीशन क्या होगा? सीधा उत्तरदायी होगा। इस पद्धति को बोला गया नॉन रेगुलेशन पद्धति या नॉन रेगुलेशन सिस्टम। ये जो पद्धति निकल गई, एक तरह से पद्धति बन गई, तो इस पद्धति को बोला गया नॉन रेगुलेशन पद्धति। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, क्यों मैं रफ करूंगा, ऊपर लिखूंगा मैं 5 तक काउंट, बस फटाफट 1 2 3 4 5। इस पद्धति को नॉन रेगुलेशन पद्धति बोला गया। इस पद्धति को नॉन रेगुलेशन पद्धति, इंग्लिश में भी लिख देते हैं यार, नॉन रेगुलेशन सिस्टम बोला गया है। कहा गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति को क्या बोला गया? नॉन रेगुलेशन सिस्टम बोला गया। ये तो था पहला सुधार, भैया पहला सुधार कंप्लीट, सारे सुधार कंप्लीट। अब आएगा सैनिक संबंधित। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट सुधार को हटाते हैं क्योंकि जगह निकल जाएगी। अब अपन बात करने वाले, भैया पहला हो गया सार्वजनिक सुधार कंप्लीट। बोलो भैया सुनो, नेक्स्ट सुधार कौन सा था? भैया हम बताते हैं आपको नेक्स्ट सुधार। बोलो बताओ फटाफट कौन सा था? बताओ। नेक्स्ट सुधार निकल के आता है सैनिक सुधार। सेकंड निकल के आता है सैनिक सुधार। भैया सैनिकों में क्या सुधार कर दिया इसने यार? चलो अपन ने सारे सुधार करे कि भैया उसने हर जो विभाग था उसके अंदर, हर में मेनली से ट्राई किया था कि जितने भी विभाग थे उसके अंदर सुधार किया जा सके, तो बहुत बढ़िया बात है। सेकंड बात करते हैं सैनिक सुधार की। भैया साफ सी बात है, मैंने आपको डलहौजी पढ़ा रहा हूं, उससे पहले भी बोलता आ रहा हूं, डलहौजी की स्टार्टिंग से अपन बात करते आ रहे हैं। जो डलहौजी है वो नीति कौन सी अपना रखा है? साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रखा है। तो अपन बात करते हैं इसके साम्राज्य की। डलहौजी नीति कौन सी अपना रहा है? साम्राज्य विस्तार की नीति अपना रहा है। तो पहले अपन देखते हैं कि भैया डलहौजी, पहले लाइन लिख लेते हैं एक बार कि डलहौजी की जो नीति है, डलहौजी की नीति कौन सी है? साम्राज्य विस्तार की। साम्राज्य विस्तार की, नहीं उल्टा लिखा ना मैंने यहां पे। कौन सी नीति है? डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। तो पहले अपन बात करते हैं डलहौजी क्या कर रहा है? साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो पहले अपन बात करते हैं सीमा, इसकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं। सैनिक अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा सैनिक सुधार पढ़े, तो सीमा के बारे में बात करते हैं। साम्राज्य विस्तार कर रहा है तो सीमा की बात जरूर की जाएगी। इसकी बात करते हैं सीमाओं के बारे में। भाई जो उसकी सीमा थी पूर्व में तो बंगाल तक, और बात करें पश्चिम में जो अपना था सिंध को इन्होंने मिला लिया गया था, तो सिंध और पंजाब तक, पश्चिम में सिंध व पंजाब तक थी, सिंध व पंजाब तक। ये इनकी सीमाओं के बारे में बात की अपन ने। अब देखो सीमा कहां से है? जब अपन अपना भारत बनाते एक बार, उस समय तो पूरा पार्ट आया होगा, उस समय तो क्या है, ये पूरा पार्ट आया होगा। तो यहां तक तो पूर्व में ये पूरा पार्ट, और पश्चिम में ये पूरा पार्ट, पश्चिम में ये ऊपर तक जाएगा, पश्चिम में ये पूरा पार्ट। ये तो हो गया पूर्व का पार्ट, और ये हो गया पश्चिम का पार्ट। भाई ये पूरा मतलब एक तरह से इनका जो कैप्चर किया जाए कि भैया साम्राज्य कहां से कहां तक था, मेनली पूरे भाग पर कब्जा कर रखा है। ये क्या है? पूरा ब्रिटिश भारत है, सही है। ये यहां तक इनका हो गया। अब भैया एक चीज बताओ, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी, उस सैनिकों का अच्छी तरह क्या होगा? बंटवारा होगा। तो इसने क्या किया कि सैनिकों के अच्छी तरह बंटवारा, यानी कि सैनिकों का अधिक अच्छे से बंटवारा किया। सैनिकों का अधिक अच्छे से
क्या किया, बंटवारा किया। लो भाई साहब खत्म। अब अपन मेनली इसमें 2 पॉइंट निकल के आते हैं, चर्चा करेंगे पहले पॉइंट में। फटाफट एक बार इसका देख लो, एक बार ये ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बना लो, जब दिमाग में बैठ जाएगा। अब बात करते हैं मेनली फर्स्ट पॉइंट पर। उस समय जो तोप खाना था, तोप खाने का प्रमुख कार्यालय था बंगाल में, बंगाल के कलकत्ता में। उसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया मेरठ में। किसके, तोप खाने के प्रमुख कार्यालय को, तोप खाने के प्रमुख कार्यालय को, जो तोप खाने का प्रमुख कार्यालय था उसको कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरित कर दिया। लो जी, पहला पॉइंट क्लियर। जो तोपखाने का जो प्रमुख कार्यालय था कलकत्ता में था, कलकत्ता से ट्रांसफर कर दिया था मेरठ में। मेरठ में उसका क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। बोलो भैया बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। उस समय का सेकंड पॉइंट क्या था, अब जो सेना, अब भैया आपने ये तोपखाने का प्रमुख कार्यालय स्थापना कर दी, अब ना ऐसा करते हैं सेना का जो कार्यालय उसको पले जाते हैं कहां पे, शिमला में। तो सेना का कार्यालय की स्थापना शिमला में की गई, यानी कि सैनिकों का प्रमुख कार्यालय जो सैनिकों का प्रमुख कार्यालय था, सैनिकों के प्रमुख कार्यालय को शिमला में लगाया गया। ये शिमला में बनाया। कहां पे आ गया, जो सैनिकों का प्रमुख कार्यालय था वो शिमला में बन चुका था। लगभग ये 1865 तक पूरा प्रोग्राम सेट हो चुका था। मतलब ये जहां जहां जो स्थानांतरित किया गया था वो वहां पे सेट हो चुके थे, सेटल्ड हो चुके थे। तो ये था अपना सैनिक सुधार। सैनिक सुधार अपन ने कंप्लीट कर लिया। तीसरा सुधार कौन सा था, सार्वजनिक सुधार कंप्लीट, सैनिक सुधार कंप्लीट। तीसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, फटाफट बोले, शिक्षा संबंधी सुधार। ये क्या इंपॉर्टेंट है, बोलो भैया यार शिक्षा संबंधी सुधार में क्या इंपॉर्टेंट होगा, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से निकल के आएगा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच भैया यार नाम तो सुना था, आज आप पढ़ने भी वाले हैं भैया, नाम तो हमने सही नहीं सुना था। आज अपन इस वुड डिस्पैच की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। उस समय जो शिक्षा नीति थी उसमें छेद करने वाले हैं। बोलो भैया चलो स्टार्ट करते हैं। चलो अपन तीन सारे मिलकर करेंगे खोपड़ी में छेद किसकी, वुड डिस्पैच की। तो अपन बात कर रहे हैं शिक्षा संबंधित सुधार। कौन सा, शिक्षा संबंधित सुधार की। लो जी, चलिए भैया इसी के शिक्षा संबंधी सुधार में बात करते हैं। जब भी हम शिक्षा संबंधी सुधार पढ़ेंगे दलोजी का, तो वहां पे 2 आते हैं। एक तो 1853 का टॉमसन का बारे में, क्योंकि टॉमसन ने एक व्यवस्था कर दी थी। टॉमसन ने एक व्यवस्था कर दी थी। क्या क्या अरे क्या व्यवस्था करेंगे, बोलो भैया क्या व्यवस्था करेंगे। थोड़ा रेगुलरली वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, तो रेगुलर एक वर्ड चिपक जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं 1853 का टॉमसन का व्यवस्था। टॉमसन ने क्या व्यवस्था की थी, बोलो भैया व्यवस्था तो बताओ, भैया व्यवस्था तो बताओ। टॉमसन की व्यवस्था क्या थी, इसी के एक साल बाद आता है वुड डिस्पैच, यानी कि वुड की व्यवस्था। भाई टॉमसन क्या बोलता है कि उस समय जो उत्तर पश्चिमी जो प्रदेश था, प्रेजेंट टाइम का जो उत्तर प्रदेश है, उस समय उसको बोला जाता था उत्तर पश्चिमी प्रदेश। वो हो गया, गिनते जाना, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, पंजाब और लोअर बंगाल। उसमें जो वहां की उस समय जो स्थानीय परिस्थितियां थी उसके अनुसार जो शिक्षा की गई वो भारतीयों की भाषा में, भारतीय भाषा थी, उसमें उसको स्वीकृति मिल चुकी थी। भैया आप इन तीनों प्रदेश में जो वहां की जो स्थानीय भाषा है या भारत की जो भाषा है वहां पे आप इसको क्या करो, शिक्षा करो, शिक्षा दो। वो उस चीज को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। कब, 1853 में। बात करते 1853 में टॉमसन 1853 में टॉमसन ने ऐसा करते ना, एक हेडिंग बना देते 1853 की टॉमसन की व्यवस्था होगी शिक्षा संबंधित, आप भी जानते हो। तो इस पर अपन बात करते हैं, इसने क्या किया गया, इसके अनुसार, किसके अनुसार, टॉमसन के अनुसार, इसके अनुसार उत्तर पश्चिमी
उत्तर पश्चिमी प्रदेश, प्रेजेंट टाइम का उत्तर प्रदेश में ब्रैकेट में लगा दिया ना, यूपी। ऊपी नहीं है भैया, यूपी है। यूपी हो गया, पंजाब, पंजाब व लोअर बंगाल, लोअर बंगाल की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लोअर बंगाल की स्थानीय परिस्थितियों के एक सेकंड, इसके अनुसार उत्तर पश्चिम प्रदेश, पंजाब, लोअर बर्मा की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ये स्थानीय परिस्थितियों में भारतीय भाषा में शिक्षा का प्रस्ताव है। स्थानीय परिस्थितियों में लगाओ, स्थानीय परिस्थितियों में भारतीय भाषा, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को स्वीकृत कर दिया गया। शिक्षा को, ये शिक्षा की स्वीकृति प्रदान की गई। ये भारतीय भाषाओं में शिक्षा को स्वीकार कर लिया गया है, इसके प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार किया। भैया यार आपकी हिंदी बहुत खतरनाक है भैया, हिंदी मेरी बचपन से बहुत तगड़ी है, हिंदी ऐसी रही है बचपन से, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता जा रहा है वर्ड्स में। तो अपन ने पहला देखा कि भैया टॉमसन ये बोलता है कि भैया उत्तर पश्चिमी प्रदेश, जो प्रेजेंट टाइम का उत्तर प्रदेश, पंजाब हो गया, लोअर बंगाल हो गया, उसमें ना जो वहां की जो स्थानीय परिस्थिति है उसमें जो शिक्षा दी जाएगी, उसकी स्थानीय परिस्थितियों में जो भारतीय भाषा में क्या किया गया, वहां पे शिक्षा देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। लेकिन निकल के आता है 1854 में, 1854 में निकल के आता है कौन, चार्ल्स वुड। भाई स्क्रीनशॉट लो उसका फटाफट, रफ कर रहा हूं, 1 2 3 बोलो भैया, 3 तक काउंट पे यार, गंदे आवाज का क्या करे, टाइम का भी तो है ना, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत करना पड़ता है। अपन बात करते हैं 1854 में। 1854 में निकल के आता है भैया चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड। भैया जो सर चार्ल्स वुड था उस समय क्या था, सर चार्ल्स वुड उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका हेड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष। ये क्या बोलता है भैया, बोला कि देख यार 1 साल पहले मेरे से टॉमसन आया, टॉमसन ने भी क्या करा कि यार शिक्षा में सुधार दे दी। अब ऐसा करता हूं, मैं एक व्यवस्था बनाता हूं, मैं एक विस्तृत व्यवस्था बनाता हूं, लंबी व्यवस्था, जिसके थ्रू मैं बताऊंगा कि भैया कैसे क्या आपको शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तो सर चार्ल्स वुड इसने दिया एक ना व्यवस्था दी, इसने दी व्यवस्था, इस व्यवस्था को बाद में दिखाते हैं। इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, बात करते हैं इसके अनुसार। भैया ये पूरी समरी लेके आया था, ये चार्ल्स वुड समरी लेके आया था। ये क्या बोलता है भैया, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, कि भैया जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा को एक विस्तृत विवरण दिया इसने। यानी कि हम बात करें इसके अनुसार, प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय, प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का विस्तृत विवरण दिया। विस्तृत क्या बनाई, एक विवरण दिया है, विस्तृत योजना बनाई। भैया मतलब प्राइमरी एजुकेशन में क्या करना है, और बाहर वाली जो मैंने उससे जो ऊपर वाली एजुकेशन होती है यानी कॉलेज वाली, उसमें क्या करना है, तो उसमें क्या की पूरी विस्तृत योजना बनाई। तो इसी को बोला जाता है, इसी को बोला गया वुड डिस्पैच या वुड की निर्देश पत्र। इसको वुड का निर्देश पत्र, इसको वुड का, मैं बताने वाला हूं आगे भी क्या क्या हुआ था, निर्देश पत्र या वुड्स डिस्पैच।
इसको बोला गया वुड्स डिस्पैच, इसी को वुड का निर्देश पत्र कहा गया। ये चच्चा निकल के आता है। चच्चा क्या बोलते हैं कि भैया 1854 में चच्चा निकल गया है, सर चार्ल्स वुड चच्चा। वो क्या थे? चच्चा थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड। चच्चा साहब क्या बोलते हैं भैया? वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का मैं एक दे रहा हूं विस्तृत रूप, यानी कि एक योजना लेकर आ रहा हूं प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए। ऐसा करते हैं। उसने बताया भी भाई इसमें ये करना चाहिए। मेनली इसने कंसीडर किया तीन जगहों को ये लिख लेना। मैं वैसे तो मैं अपने हिसाब से बनाया हूं कि भाई इसने मेनली 3 जगहों को कंसीडर किया। पहला कौन सा? पहला लेके आता है ये जिले। पहला कंसीडर किया जिलों को। दूसरा कंसीडर क्या करेगा? पहला जिलों का लिया, कुछ करेगा प्रमुख नगरों को, कुछ किया प्रमुख नगरों को। और तीसरे में इसने मेनली कंसीडर किया किसको? जो 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और तीसरी कंसीडर किया इसने प्रेसिडेंसी को, 3 प्रेसिडेंसी को, प्रेसिडेंसी 3 प्रेसिडेंसी को क्या करता है? कंसीडर करता है। जिलों में क्या बोलता है? भैया 3 जगह ली इसने, भैया ऐसा करो आप ये 3 जगह मेरी प्रणाली लगा दो, ये जो मेरे व्यवस्था है 3 जगह आप लगा दो। एक तो जिलों में लगा दो, एक प्रमुख नगरों में लगा दो, एक तीनों प्रेसिडेंसी में लगा दो। तीनों के लिए मैंने अलग अलग योजना बनाई है। तो बात करते हैं जिलों के लिए इसने क्या योजना बनाई। भैया जो जिले हैं वहां पे आप लगा दो एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स। जिलों में लगा दो आप कौन सा? एंग्लो वर्नाक्यूलर, एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स। जो जिले हैं वहां पे आप लगा दो क्या? एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स। प्रमुख जो नगर है, प्रमुख नगरों में आप लगा दो क्या? सरकारी कॉलेज। प्रमुख नगरों में आप लगा दो क्या? प्रमुख नगरों में लगा दो आप सरकारी कॉलेज। लो भाई साहब, अब 3 प्रेसिडेंसी पे, जो तीनों प्रेसिडेंसी है उसमें आप लगा दो एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दीजिए। तीनों प्रेसिडेंसी में कर दीजिए एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना, एक एक विश्वविद्यालय। लो भाई साहब, वुड का यही काम था, इतना सा काम था भैया। 1854 में आता है सर चार्ल्स वुड, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड। तो बोला भैया टॉमसन दे दिया, एक साल पहले ऐसा करता हूं मैं भी एक व्यवस्था लेके आता हूं और मैं भी एक व्यवस्था देता हूं। तो इसने क्या बोला? इसने एक व्यवस्था बनाई जिसको बोला जाता है वुड डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, यानी कि वुड का निर्देश पत्र। ये क्या बोलता है? इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का इसने विस्तृत बोला। भैया टॉमसन वॉमसन नहीं है, हम है वुड डिस्पैच। भैया हमारी बात चलेगी आगे तक। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की जो एजुकेशन था उसने एक पूरी समरी बना ली। भैया यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। मेनली उसने बांटा 3 भागों में। वो लेके आता है एक तो जिलों, एक लेकर आता है प्रमुख नगर, एक लेकर तीनों प्रेसिडेंसी में। जिलों में क्या बोलता है? जिलों में होनी चाहिए एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल्स। प्रमुख नगरों में होनी चाहिए सरकारी कॉलेज। जो प्रमुख नगर होंगे वहां पे क्या होंगे? सरकारी कॉलेज होगी। और 3 प्रेसिडेंसी थी, उसमें एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये था 1854 का सर चार्ल्स वुड, उसने ये पूरी बोली। इसी चीज को बोला जाता है वुड डिस्पैच। बोला अब समझ में आया ना कोई? अब समझ में आई ना वुड डिस्पैच? देख लो आप कंटेंट का लेवल। चलिए कंप्लीट करते हैं, आज इसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 4th पॉइंट पे। शिक्षा संबंधी सुधार हो गया। चौथा सुधार कौन सा आएगा? रेलवे का। अब छोटे छोटे पॉइंट है, खींच के 5 मिनट। भैया यार अब जल्दी खत्म करो। तो हो गया, मेन यही था। अब एक एक बोर्ड पे 2-2 चीजें कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मेन ये चीज समझानी थी, कुछ समझाने वाली चीज है। वो डिस्पैच समझ में नहीं आता, समझाते नहीं है लोग। मैं बताया आपको पूरा ऐसे उन्होंने बांटा। बात करते चौथा, रेलवे संबंधित, ये रेलवे विभाग। रेलवे विभाग, तो रेलवे विभाग की एक स्टोरी है भैया। इंग्लैंड में बता तो रेलवे विभाग कब चालू हुआ था। भारत तो अपन बात कर लेंगे, भारत सबको पता है भाई। अपन बात करते हैं 1825 की। उस समय 1825 में जो इंग्लैंड था वहां पे क्या किया गया था? रेलवे जो होती है ना, रेलवे लाइंस, वो बिछाई जाने चालू की थी 1825 के बाद। वहां पे तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो अपने कब होगा? अपन बात करते हैं कि 1854 में भारत में 1854 में पहली बार रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई गई। ये बोलते ना भारत में पहली बार ट्रेन बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। ये किलोमीटर वाली डिस्टेंस पूछ लेता है। एक सेकंड मार कर गिर गया। अपन लिखवाने वाले हैं रेलवे विभाग में पहली, भारत में
1853 में, भारत में 1854 में पहली बार, भारत में 1854 में पहली बार रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने लगभग 34 किलोमीटर में बिछाई गई, लगभग 34 किलोमीटर में बिछाई गई। कई कई कमेंट करके बोल देंगे भैया यार बिछाई नहीं गई थी, रेल चलाई गई थी। भैया रेल बिछा दी तो चलाएंगे भी तो सही। ये बोला बिछाई गई है चलाई गई, बिछाई गई है स्लेस लगा ली चलाई गई, बाद में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, दिक्कत हो गया। बिछाई गई है चलाई गई, तो रेलवे विभाग का ये काम कंप्लीट। भैया रेलवे विभाग में इतना ही था। 5 आता तार सेवा, वो अपन ने उसमें लिखवा दी थी भैया तार सेवा स्टार्ट की थी बस। 1854 में आएगा कि भैया किसके समय तार व्यवस्था स्टार्ट की गई थी, डलहौजी के काल में स्टार्ट की गई थी। अब अपन ने अगला लास्ट पॉइंट देगा डाक सुधार। अगला पॉइंट अपन देखने वाले डाक सुधार में, जितना सही हो गया। छठा पॉइंट अपन देखेंगे डाक सुधार। डाक सुधार के बारे में भैया कुछ बात बताओ। अब क्या आता है कि 1854 में एक आता है डाकघर एक्ट, एक आता है डाकघर एक्ट। 1854 में क्या हुआ, 1854 में डाकघर एक्ट आया। यह एक्ट को, डाकघर एक्ट को पारित किया गया, डाकघर एक्ट को पारित किया गया, पारित किया गया। भैया डाकघर एक्ट क्या था, थोड़ा सा बता दो यार इसके बारे में, थोड़ा सा छोटी सी जानकारी। चलो आपको बताता हूँ। जो डाकघर एक्ट था 1854 में उसमें बोला गया कि भैया जो 3 प्रेसिडेंसी है, एक तो बंगाल हो गया, एक कलकत्ता हो गया, एक बॉम्बे हो गया और एक मद्रास हो गया। जो तीनों प्रेसिडेंसी में क्या होगा, एक एक डाकघर होगा, एक एक क्या होगा वहां पे, एक एक डाकघर होगा। अब उन जो डाकघर होगा, अब डाकघर भैया डाकघर बना दिए तो डाकघर को देख रेख के लिए क्या होगा, एक जना भी होना चाहिए। उस जने को बोला गया भैया डाकघर की देख रेख के लिए क्या होगा, कोई पर्सन तो होना चाहिए ना कि वो जो डाकघर की देखरेख करे। तो उस डाकघर की देखरेख करने के लिए वहां पे एक महानिर्देशक को नियुक्त कर दिया गया। डाकघर एक्ट बताया 1854 में होता है, डाकघर एक्ट को पारित किया गया। अब ये डाकघर एक्ट था 3 प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 3 प्रेसिडेंसी में मेनली किया कि 3 प्रेसिडेंसी, उसमें वहां पे डाकघर स्थापना की जाएगी। स्थापित डाकघर जो स्थापित डाकघर होंगे, जो स्थापित डाकघर होंगे उनमें एक एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी, अरे महानिर्देशक सॉरी, एक एक महानिर्देशक की नियुक्ति की जाएगी। 3 प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी हो गई, कलकत्ता, बॉम्बे और एक मद्रास। इनमें क्या क्या किया जाएगा, एक एक डाकघर स्थापित किया जाएगा। डाकघर क्या किया जाएगा, स्थापित। डाकघर क्या किया जाएगा, स्थापित किया। अब जो स्थापित डाकघर है, यहां से लेके आता हूं उसको मैं यहां पे, जो स्थापित डाकघर है, यार एरर कितना हो रहा है। जो स्थापित डाकघर है, स्थापित डाकघरों में, ये स्थापित डाकघरों की देखरेख के लिए, की देखरेख के लिए, स्थापित डाकघरों की देखरेख के लिए, स्थापित डाकघरों की देखरेख के लिए एक महानिर्देशक को नियुक्ति की गई। एक महानिर्देशक की क्या कर दी गई, नियुक्ति की गई। वो थोड़ा क्या है कि वीडियो स्टॉप हो गया था, डाकघर के बारे में बात कर ली। यहां पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है कौन सा, डलहौजी। डलहौजी कंप्लीट होने के बाद में आप बात करते हो भैया कैनिंग साहब का क्या करोगे। कैनिंग साहब अपन पढ़ेंगे भारत के वॉयसरो में। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं किसकी, 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में 1857 की क्रांति के साथ। ओके, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।